today 99.99% अटेंडेंस है। लेट्स स्टार्ट। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेंट्रीज? अच्छा, बीआरएस हमने अच्छे से कंप्लीट किया था और हमने पास्ट पेपर्स के भी सम्स किए थे और आप लोग बहुत कंफर्टेबली उसको कर पा रहे थे। क्यों नहीं? हे भगवान, स्टार्ट करो क्या? 7:30 को आईपीएल है शाम को। बोले ये किसका लैपटॉप है इधर? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हेडिंग दे दो इन्वेंटरीज गाइस। एक और चैप्टर और ये हमारा बहुत ही मस्त चैप्टर है इन्वेंटरीज। पहले आज हम लोग बेसिक करेंगे इन्फो और वेटेड, जिसमें आपको इतना कंटाला आएगा करने को कि सर हम लोग इतना इजी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। ये किसका है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नीरव सर है। बैकपैक ये तो अप्रोच है। ये लाइन जैसा दिख रहा है, प्लस घुमा जो आप और इधर एक मुंह है। कितने अच्छे से ऑफर कर रही है ये अप्रोच में नहीं खाता हूँ, हम लोग का अलाउ नहीं है। काजू है हम लोग को अलाउड है काजू और अप्रोच साथ में। तो बटन अलग बटन कर दिया सर दे दो। हमें बटन के साथ ब्रेड का नहीं देना हम लोग को छोड़। बच्चे तू तो ऑनलाइन फुल अटेंडेंस। सर चिल्लाओ अभी, बोलो क्यों नहीं है? चलो ये भी हो गया। ओके, आवाज आ रही है बच्चे? चलिए, बहुत टाइम पास हो गया। वर्षिता एक तो गेम खेलने भी नहीं है और वर्षा भी नहीं आई। हेडिंग दे दीजिए इन्वेंटरीज। ओके गाइस, ये इन्वेंटरीज जो चैप्टर है, बेसिकली इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन्वेंटरीज? आपका स्टॉक, अरे आपका गुड्स जो आप लोग 11th स्टैंडर्ड से कर रहे हो, परचेज सेल्स, वही उसके ऊपर पूरा चैप्टर बना के डाल दिया है। काम करते हैं इसके चैप्टर के तब पहले आज बेसिक सम्स करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इनिशियली इसमें अकाउंटिंग जैसा कुछ है ही नहीं, इसमें नो जर्नल एंट्री, नो लेजर, नथिंग, पूरा स्टेटमेंट फॉर्म वाला चैप्टर है। ओके, और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कौन सा पेज नंबर आपकी बुक में बताइएगा? 101। ओके गाइस, अभी इन्वेंटरीज जो होता है आप लोग आपका अपना स्टॉक है, तो हम लोग पहले उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं कि इन्वेंटरी को वैल्यू कैसे करते हैं सब अकाउंट्स में। सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, सर हमें तो मान लो उसको ट्रेडिंग के ब्रेक में बताते हैं और एसेट में बताते हैं, बट उसकी जो वैल्यू होती है तुम लोगों ने अपने से 11 या 12 में ये सीखा होगा कि इट इज वैल्यूड व्हिचएवर इज लोअर, बट वो जो वैल्यू है वो कहां से आती है? कॉस्ट डिटरमाइन होती है ना, उसकी इन्वेंटरी की कॉस्ट डिटरमाइन होगी, तो उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। और एक सेकंड, 101 पेज नंबर बताया ना आपने, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन उतना ही इरिटेटिंग चैप्टर है ये। ओके, और अभी भी एग्जाम में, ये करंट एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आया था, 5 मार्क्स। तो अगर ये हमारा हो जाएगा 55 मार्क्स का पेपर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो काम करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन की बात करते हैं। एक है FIFO, FIFO मतलब फर्स्ट इन, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में नहीं है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिकॉज़ जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सीए इंटर में पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो बोलता है कि आपको लिफो मेथड अलाउड नहीं, लिफो करते लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक
दुकान लेके बैठे हो और आपका बिजनेस है मोबाइल, तो आपकी इन्वेंटरी क्या है? मोबाइल। मोबाइल इज इन्वेंटरी फॉर यू। तो ऑफ कोर्स आप क्या करते हैं, पहले मोबाइल को परचेज करोगे फिर ही सेल करोगे। तो सिंपल है, मैं मोबाइल नंबर 1 खरीदूंगा, मोबाइल नंबर 2 खरीदूंगा, मोबाइल नंबर 3, मोबाइल नंबर 4 और मोबाइल नंबर 5 खरीदूंगा। मैंने 5 मोबाइल खरीदे हैं। अब सिंपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? जो पहले खरीदा वो पहले बेचने का। बस तो पहले जो खरीदा है तो पहले 1 बिकेगा, फिर 2 बिकेगा, फिर 3 बिकेगा, फिर 4 बिकेगा और फिर 5 बिकेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब सिंपल बात है, तो मतलब क्या है कि जो पहला मोबाइल हमने 100 में खरीदा था, दूसरा 200 में, तीसरा 300 में, चौथा 400 में, पांचवा 500 में। तो अगर आप पहले कौन सा वाला बेचोगे? 100 वाला, फिर बाद में कौन सा बेचोगे? 200 वाला, फिर 300 वाला, फिर 4। और अगर नहीं बेच पाए तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा लिखेगा? 500 वाला लिखेगा। कौन सी वैल्यू पे लिखेगा? 500 रुपए पे लिखेगा। ऐसे होगा ना क्वेश्चन आंसर, तो ऐसे लिखेगा ना। और अगर मैं ऐसे बोलूं लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? पहला खरीदेंगे, दूसरा खरीदेंगे, तीसरा खरीदेंगे, चौथा खरीदेंगे, पांचवा खरीदेंगे। सबसे पहले कौन सा बेचोगे? 100। लास्ट इन फर्स्ट आउट 500 वाला बेचेगा। जो लेटेस्ट दुकान वाले ने जिटाला ने खरीदा होगा वो सबसे पहले बेचेगा, फिर 4 नंबर वाला बेचेगा, फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला। अभी इंडिया में लिफो क्यों अलाउ नहीं है और उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन भी मुझे लगता है। अभी अगर आप समझो मोबाइल खरीद रहे हो, तो आप अगर सबसे पहला नहीं बेचोगे, आपने लेटेस्ट वाला बेच दिया जो आपने खरीदा, तो वो पहला वाला आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, फिर वो तो कभी बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट परमिट लिफो मेथड। वो बोलते या तो FIFO यूज करो या फिर वेटेड एवरेज। बट FIFO समझ गया सिंपल तरीके से। जैसे कि आपको एक सम है, आपने बहुत सारे परचेजेस किए हैं, कितने सारे यूनिट्स आपने परचेज किए ये भाव है, और फिर आपने इसको क्या किया है? इश्यू किया, मतलब क्या किया? सेल किया है। क्या किया है? आपको अगर मैं FIFO मेथड से करने को बोलूं तो इसको मैं सॉल्व करना है। तो ऑफ कोर्स अगर दिमाग लगाओ तो मैं 500 पहले बेचूंगा, अगर ये 500 बेचूंगा तो सबसे पहले कौन सा वाला कितने क्वांटिटी खरीदे थे हमने? तो 900 में से बेचोगे ना। तो वैसे ही हमें सॉल्व करना, बस मैंने समझा दिया पर इसका फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग दे दीजिए, इन्वेंटरी चैप्टर में हेडिंग दिया, इन्वेंटरी चैप्टर हेडिंग दीजिए। हमारी क्लास ही हॉट है, मतलब अच्छी है। अरे बाहर हॉट है, इधर ठंडा है, ऐसा क्या है बाहर? अच्छा हमारी क्लास सीधा है। व्हाट इज बॉय इन दिस लैंड? सर आगे चलो आ जाइए। तो सर कैसे बनाते हैं इन्वेंटरी हेडिंग दिया आपने? सूर्य आरसीबी का है, आरसीबी है ये कब? गाइस ऐसे आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट मींस कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन्वेंटरी। ये तो मैं हेडिंग को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में तब इसको डालता हूं। हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी पहले हेडिंग दे दो FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले मैं आपको एक सम करवा रहा हूं, फिर एक सम आप लोग करोगे, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO मतलब पहले जो खरीदा उसको पहले बेचने का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं पहले एक मॉडल का सम दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ओके? आई होप सब लोग को मॉडल का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 4.22। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 4.22 मॉड्यूल का। तो जब भी वैल्यूएशन करना है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे दिखता है गाइस? ऐसा कुछ आपको फॉर्मेट दिखेगा। डेट, रिसीट्स, रिसीट मतलब आपके परचेजेस, इश्यू मतलब आपकी सेल, और फिर डे एंड में आपका बैलेंस बच गया। सो फॉर्मेट बनाते सब लोग आ जाइए, एक लाइन छोड़ के लिखिए डेट, रिसीट्स, रिसीट्स के बाद इश्यू और बैलेंस।
साथ फॉर्मेट बनाओ। ये 5 मार्क के एग्जाम में आता है, ये आएगा तो, और नसीब होगा तो बहुत इजी है। टोटल इसमें शायद से किया होगा ना, हाँ और पूरे फर्स्ट चैप्टर यही था पूरा, 10 मार्क भी आता है ना, मस्त इजी, और ये पूरे चैप्टर में। तो तुम लोग गाइस अगर ये में पास नहीं होता है एफआई में भी काम में आएगा, क्योंकि हमने फिजिक्स तो नहीं लिया है पर लिया है थ्योरी को। So kind. टाइम आई एक्सेप्ट कैश, what kind कैश और टाइम Cashier. cash kind हां लेन देन। सर आपसे तो ठीक ही बोलती है वो ठीक. ना यूनिट्स रेट अमाउंट यूनिट्स दे दो अमाउंट यूनिट्स रेट अमाउंट। पहले देखते हैं, पहले ये आपका मेन फॉर्मेट है जिसमें हमें सॉल्व करना है। ये आप बनाओगे रिसीव मतलब जो आपके परचेजेस है, इश्यूज और बैलेंसेस। जस्ट स्टार्ट किया, बैलेंस शीट इन्वेंटरी कर रहे हैं। आपका जो हम खरीदेंगे उसको हम बेचेंगे, जो पहले खरीदे उसको पहले बेचेंगे। कैसे होगा इसको मैं आपको बताता हूं। बैलेंस कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट इन्वेंटरी एज ऑन जो भी है, जो नहीं खरीदे उसको भी बेच. ऐसा नहीं था। Calculation of valuation of inventory as on क्या 31st मार्च है, ये लास्ट डे as on 31st मार्च। Professionals. क्या हो गया स्नैप यूनिट्स रेट ये रहा, ये तुझे दिख नहीं रहा है उसको यूनिट डेट रेट वेट। आपने रेट अरे यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट फुल क्लास इतना कभी नहीं हुआ है कि सब लोग क्लास में आए हैं। आपके लेक्चर में It is a rare moment, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। MI hard है 0. यार इसका मुझे हाँ ना देते हो रहा वो और इनको मारना MI पड़ेगा। कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. तुम लोग पहली बार जीत रही हो तो पहली बार इधर जीते, इधर तक तो सब पहुंच हम लोग अंपायर खरीद के नहीं जीतते, बैठ के ये बैठ. चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी जब भी हम कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करें। काजू बादाम पिस्ता, चलो तो गाइस देखो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेट्स स्टार्ट दिस। हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको मैं यहां से दूंगा। मॉड्यूल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। आपको बोला है कि आपने ओपनिंग इन्वेंटरी कुछ नहीं की, मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ था कि नहीं था। तो भी एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं, क्योंकि ना आपको शायद से मिस्टेक ना कर दो। कभी भी फर्स्ट ऑफ जैन 22 आपके पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था। अगर गाइस अगर बैलेंस होता, सुनिए अगर बैलेंस होता तो मैं लास्ट कॉलम में लिखता। कौन सा वाले कॉलम में लिखता? बैलेंस में लिखता, बट हमारे पास कोई है ही नहीं। अभी देखते हैं हमने नेक्स्ट परचेजेस कभी किए, डेट वाइज जानेगा। फर्स्ट जनवरी को हमने कितने के परचेज किए? 100 यूनिट्स एट द रेट 30। तो चलो फर्स्ट जनवरी को मैंने परचेज किया 100 यूनिट्स एट द रेट 30, तो मेरे पास कितने का माल आ गया? 3000 का मेरे पास माल आ गया। तो डे एंड पे मेरे पास कितने का माल हो गया? 100 यूनिट्स एट द रेट 30, कितने का माल मेरे पास दुकान में पड़ा है? 3000। फिर मैं कर दूं, फिर आप लोग कॉपी करोगे, एक बार पूरा सम सॉल्व कर दूं, मैंने पूरा सम सॉल्व कर दूं गाइस, फिर आप लोग कॉपी करेंगे। तो ये मेरे पास ईयर एंड डे एंड में इतना है। एवरी डे एंड में हमें दुकान में कैलकुलेशन करने का कि हमारे पास कितने का माल है। फिर हमने इश्यू किए, इश्यू मतलब सोल्ड किए। कितने यूनिट सोल्ड किए? तो कौन सी तारीख को सोल्ड किए मैंने? 15 को मैंने सोल्ड किए। तो जैसे मैं सोल्ड करूंगा 15 जैन सॉरी 15 जैन को मैंने बेचा, कितने यूनिट बेचे? कितने वाले बेचे? आपका ऊपर से 30 वाले बेचोगे, वो 100 में से बेचोगे। 100 का बाइफर्केशन हो, 100 एक साथ आया था तो उसमें से मान लीजिए पहले कौन सा आया, 100 एक साथ आया तो उसमें से बेचा, और जितने में आया था उतने में जाएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया उसका मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक आता है कॉस्ट में, और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू भी कॉस्ट में होता है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने चले गए हमारे पास? तो मुझे बताओ डेट पे कितना रह गया? 50 यूनिट्स 30 वाले रह गए। क्या मैंने सही लिखा है? ये सिंपल ही है। तो यहाँ तक का कोई इश्यू नहीं होगा, आया गया। सर इधर सेलिंग प्राइस दिया भी होता, यहाँ पे सेलिंग प्राइस
दिया भी होता एट द रेट तो उससे हमें मतलब नहीं था, जितने में आया उतने में गया। फिर हमने वापस परचेस किए, कितने यूनिट परचेस किए 200 1 फरवरी को, 1 फरवरी 22 को हमने 200 यूनिट परचेस किए। कितने में परचेस किया आपने 40, कितना होता अमाउंट 8। तो अभी मजा आएगा। अभी सर हमारे पास क्या क्या रह गया, मुझे कौन बताएगा क्या क्या रह गए। ये 50 वाले रह गए हैं जो पहले आए थे, और दूसरे कौन से रह गए ये 240 वाले रह गए। तो जो रह गया उसको अलग अलग बाइफिकेशन कर दिया, समझा मैंने क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला वाला भी रह गया, जो दूसरा खरीदा वो भी रह गया। आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा पर ऐसे समझा। तो अगर मैं अभी बताऊं अभी मैं बेचूंगा, अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बेचने को आता है तो मैं 50 में से बेचूंगा कि 200 में से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बस यही आपको समझना था। तो लेट्स सी आगे क्या हुआ। आपने कितने बेचे 100, ओके सर कौन सी तारीख को बेचे 100 बेचे सर, लेकिन सर 100 बेचे, आप मुझे बताओ कौन से कहां से बेचे होंगे, आप लोग लॉजिक लगाओ। 50 30 वाले बेचे होंगे, 50 30 वाले बेचे होंगे और बाकी के 50 40 वाले बेचे होंगे, कितना हो जाएगा ये। तो मुझे बताओ मेरे पास बचा कितना, ये 150 बच गए, 40 इंटू कितना बच गया 150 इंटू 40 तो लोग पहले समझ रहे हैं क्या हो रहा है। इजी है ना, इसमें कुछ समझाने जैसा ही नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले जाएगा। तो ऑफ कोर्स हमने 100 बेचे तो पहले वो 50 में से बेचोगे और फिर नीचे 200 में से बेचोगे, तो कितना रह गया 6000 रह गया, राइट। चलो एक बार आगे करता हूं। दूसरे में जैसे बताया कि सर इसी से मैं पास हुई थी, तो आप इस समझ लो कितना इजी होगा। आपने 20 तारीख को वापस कितने बेचे 100 बेचे, तो 20 तारीख को आपने 100 और बेचे, तो सर 100 किसमें से बेचे 150 में से बेचोगे, 100 बेचे 40 वाले, कितना रह गया बचे कितने 2 आप इस पे आप लिखोगे दैट्स योर प्रोडक्ट का वैल्यूएशन, और ये आपकी वैल्यूएशन में 2000 रुपए एक्सेप्ट दिखेगा, और इसको बोलते हैं वैल्यूएशन पेमेंट या फिर फिक्स होगा। और बेसिक करवाया और यही है, इसमें इनिशियली कुछ लिखना है ऐसा नहीं है, तो नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे नोट therefore the value of inventory as on this is this will saturate this, बस वैसा ही होना है। तो देखो क्या लिखोगे therefore valuation of inventory, therefore valuation of inventory फिर लिखना as on 31st March कौन सा ईयर था is 50 units at 40 that is 4 rupees, कितना इजी सम 11 सम 12 सम इजी स्नेहा। चलो ये सब मैंने बताओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप करोगे काले यस नो लेते नहीं गेम छे नहीं तुमने बोल अरे पण एवरी टू गेम 8 ना ये डाल है क्या करता है तू जरा माइक इधर है, तू भी लोगों को मैं स्कोर माय वॉइस एक कृति उठ, तो मुझे मालूम है तूने कर लिया बट तुझे करना पड़ेगा बिकॉज ओके थैंक्स। हेलो हेलो चले करिए उर्वी मिथिल कॉपी करिए, इसमें कुछ सिखाने जैसा ही नहीं है जो भी मैं लिख रहा हूँ। एज पर फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिंपल है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का टॉपिक क्या है, इन्वेंटरी को वैल्यू कर रहे हैं। सुबह ही है ना 7 बजे।
एक या दो ही बार एग्जाम में आया है, एक बार 4 मार्क के लिए आया और 2 बार 5-5 मार्क के लिए आया है। यूजुअली एग्जाम में पूछते नहीं है, वो लोगों को लगता है कि बाकी की चीज़ें बहुत डिफिकल्ट पूछी है, स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई कुछ लिख के आए तो उसके लिए ये एग्जाम में आता है, तो वैसे पूछने का कोई कारण नहीं है। पहला हम अकाउंट से 6 ना 7 बजे, फिर रात को बहुत बारिश था, मुझे लगा कि सुबह कैंसिल ना हो जाए। कल लगा बारिश गिरेगा गिरेगा, लेकिन इतना नहीं गिरा, अंधेरी में तो इतना नहीं गिर रहा था। सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च इज 50 यूनिट्स एट द रेट 40। ये लोग दोनों को बहुत नींद आ रही है, तेज और कृति को। क्या किया कल रात को? किधर इससे अपने दोस्त के वहाँ पे गई थी? क्यों सोई नहीं? देखो ये वापस हुई अपने फ़ोन पे विथ कृति ने मेरे को इशारे से बता दिया। कौन है वो? कौन है वो जिसने तेरे को मुड़ के नहीं देखा? अरे ऐसा मैं अरे वो कभी खुशी कभी गम का डायलॉग मालूम है? अरे ऐसे ही मैं देख, कौन है वो जिंदगी को मोड़ के देखा? सुबह कौन उठता है? चलो इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, डिविडेंड है। अकाउंटिंग जोक। ओके, सो अभी एक सम आपको खुद ट्राई करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार तो होती ही है। चलो, तो ये मैंने एक सम करवाया, मॉड्यूल का आपको सम करवाया था। मॉड्यूल में एक और सम करते हैं, बट पहले काम करता हूँ, ये सेम सम मैंने आपको वेटेड एवरेज से भी पहले सिखाई देता हूँ, फिर आप लोग 2 सम कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सेम सम आपको वेटेड एवरेज बेसिस से करना है। सेम सम को कौन से मेथड से करना है? तो गाइस काम करिए, सेम रूलिंग बना दीजिए, एग्जैक्ट सेम। नाउ हेडिंग दीजिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एज पर वेटेड एवरेज मेथड। सेम तरीके से रूलिंग बनेगी, एग्जैक्टली सेम तरीके से। खाओ खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। सुना है वो कभी? जी नॉट तारक मेहता, छोड़ दुनिया छोड़। भारी नाने जा नाने। डेट रिसिप्ट्स इश्यूज। देख दादाजी की बॉडी देख कैसी है। व्हाट? रूही प्लीज डिस्ट्रैक्शन मत, ये सब डिस्ट्रैक्शन सीए बनने के बाद। हाँ अरे मतलब मैं तेरे को ऐसी टिप दे रहा हूँ। क्योंकि तू ही मोबाइल पे रहती है। कभी देखा है कृति को मोबाइल पे देखे हुए, वर्षिता को देखे? छोड़ो ना वो सब बातें, छोड़ो छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। चलो चलो ये बहाने कृति उठ तो गई। चलो वेटेड एवरेज मेथड। सर आमा खाली લીફો અને ફીફો છે ના ફીફો છે ને વેટેડ છે, લીફો અલાઉડ નથી, બટ લીફો का भी एक्सम कर लेंगे। बट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सी इंटर में जो करोगे, जो एक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस देता है कि भाई
जो आप चीज़ कर रहे हो उसको यूनिफॉर्मिटी सब लोग मेंटेन करें, उसमें लिखा गया है LIFO इज नॉट अलाउड। चलो सेम सम गाइस, एग्जैक्टली सेम सम हम वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज कैलकुलेटर भी हाथ में रखिए, क्योंकि वेटेड एवरेज है तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मॉड्यूल, ऑफकोर्स हम लोग साथ साथ में मॉड्यूल कर ही रहे हैं हर एक चैप्टर में। पेज नंबर मॉड्यूल का है वही उसके आगे वाला 4.23। और कभी कभी गई वो लोग एग्जाम में जानबूझ के चीटिंग करते हैं, बैलेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंस नीचे लिखते हैं और हम लोग सम चालू कर देते हैं। तो पहले पूरा सम रीड करने का, ओपनिंग बैलेंस होना ही चाहिए। ओपनिंग बैलेंस होता है तो सीधा बैलेंसेस में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलो कैन वी स्टार्ट। अच्छा पहले मैं करता हूँ फिर आप लोग लिखिए, मैं पहले समझा देता हूँ। सर सेम क्वेश्चन ओपन कीजिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन। नाउ आई हैव टू सॉल्व विद वेटेड एवरेज मेथड। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था तो भी मैं टिक कर देता हूँ। 1122 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था तो मैंने सब जगह डैश कर दिया। चलिए अभी मैंने क्या किया है एक एक करके देखते हैं। मैंने 1122 को परचेज किया 100 यूनिट्स एट द रेट 30, तो कोई बात नहीं, परचेज किए हैं 100 यूनिट्स एट द रेट 30, दैट बिकम्स माई 3000। तो ये तो सेम ही है, इतने का रहेगा। सर एक एवरेज तो जब भी होता है जब भी दो मैच खेलते हैं, एक मैच में थोड़ी ना एवरेज निकलेगा। नाउ एवरेजेस कैसे बनती है देखना, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझा रहेगा कि कैसे हुआ है, राइट। नाउ लेट्स सी, अभी आपने वापस क्या किए, सेल कर दिए, तो भी टेंशन नहीं है। कितने यूनिट्स आपने सेल किए और कभी सेल किया आपने, 15 जैन को आपने कितने यूनिट सेल किए हैं, 50 यूनिट्स आपने सेल किए। तो कौन से वाले सेल करोगे, ऑफकोर्स एवरेज तो निकलेगी नहीं ना, तो वही बेचोगे, ऊपर वाले बेचोगे, तो बच्चे का भी इतना, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब तक तो आपको लग रहा होगा सर इसमें और फीफो में क्या डिफरेंस है, इट इज एग्जैक्टली सेम। अभी आपने 1 फरवरी को परचेस किए हैं 200 यूनिट्स एट द रेट 40। 1 फरवरी को आपने परचेस किए हैं 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, तो कितने के आपने परचेस किए, बस अभी देखिए क्या होता है। जब भी आप परचेस करोगे और ऑलरेडी एक परचेस था, तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालनी है। तो ये जो 50 है और ये जो 200 है, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, तो आप इधर लिखोगे 250। कितना लिखोगे कि अभी आपके पास 250 क्वांटिटीज है, और रेट जो है, सॉरी अमाउंट जो है उसको भी ऐड करके लिख दोगे, आपको मिलेगा 9500। एंड एवरेज रेट आपको खुद निकालना होगा, 9500 डिवाइड बाई 250। तो जब भी नया परचेज होगा तो ऊपर वाले परचेज, ऊपर वाले बैलेंस और ये बैलेंस को ऐड करेंगे और अमाउंट को ऐड करेंगे। क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड, क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड, क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड, क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड। तो कितना आएगा 9500 डिवाइड बाई 250, 38। अगर पॉइंट में आएगा तो 2 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। तो अभी आपकी एवरेज यूनिट्स कितनी की हो गई, ये सब क्रिकेट मैच जैसा है यार। फर्स्ट इनिंग के बाद दूसरा इनिंग नीचे आ गया, स्टैट्स में दोनों रन्स को ऐड कर दिया, रन्स डिवाइड बाय मैचेस एवरेज, बस इसमें नॉट आउट वाला नहीं चलेगा। यस पहले एक और मैं आगे कर लेता हूं, फिर आप लोग कॉपी कर सकते हो। सबको समझाइए क्या किया मैंने, आगे क्या हुआ है, लेट्स सी। 1 फरवरी के बाद 15 फेब को आपने क्या किया है, इशू किए है। तो वो तो बहुत इजी है, इशू करते समय ना आपको इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, कितने इशू किए मैंने, हाँ नहीं 100 किया ना। तो सर जब भी बेचोगे तो क्या करने का, ऊपर से खाली रेट उठा देने का, ऊपर से क्या उठा देने का, रेट। तो आपको 3800 आ जाएगा। तो बचा कितना, 150 इंटू 38 वाला। तो बेचा है तो कोई टेंशन नहीं है, बेचा है तो ऊपर वाला रेट निकाल के कॉपी करके सॉल्व कर दो। बट परचेज करेंगे तो कभी क्या करने का, एवरेज करने का। कैसे, क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड, फाइंड द रेट बाउंड कैलकुलेटर। बट व्हेन यू सेल टेंशन नहीं, ऊपर वाला रेट निकाल के लिख देने का। कितना आया ये, 5700। इसके बाद एक और इश्यू किया वो भी लिख देता हूँ, फिर आप लोग कॉपी कर सकते हो। फिर कितने के मैंने बेचे हैं, 100 यूनिट्स बेचे, राइट, 20 फरवरी को। तो सर बेचा है तो टेंशन ही नहीं, ऊपर से खाली क्या लेने का, ऊपर से खाली क्या लेने का, ये रेट लेने का। बेचते समय खाली क्या लेने का, रेट लेने का। सर बचा कितना, 50, 38 वाला बचा, कितना हो गया, दैट्स योर आंसर, सिंपल।
सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन वेटेड एवरेज? जब आप पहला परचेस करोगे, पहला सेल करोगे, तभी कोई टेंशन नहीं है, बट जब आप परचेस ऑलरेडी था और परचेस किया, आपके पास ऑलरेडी क्वांटिटीज थी एंड यू परचेस मोर, व्हाट यू विल हैव टू डू? वेटेड एवरेज में क्या करोगे? क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड एंड फाइंड द बैलेंस रेट इन कैलकुलेटर। अगर पॉइंट में है तो 2 डिजिट तक डालना पड़ेगा, और सेल करोगे तो क्या करने का? ऊपर से क्वांटिटी तो डाल दी, रेट भी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेने का। सर कौन सा वाला रेट? बैलेंस वाला रेट, एंड जो बचा उसको इनटू वो रेट से मल्टीप्लाई कर देने का। सिंपल, कॉपी कीजिए। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा लिख दीजिए, फिर वो मैं लिखवाता हूँ। और ऊपर प्लीज लिख दीजिए क्या था? कैलकुलेशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 ही कर रहे हैं हम लोग, सेम ही समय। क्वेश्चन नंबर 12, आई होप सबको इजी लगा। ये भी था कृति, वेटेड एवरेज भी था, राइट? सो सेम सम का आपको क्वांटिटी का आंसर सेम आएगा। फीफो में भी क्वांटिटी कितनी बची थी एट द एंड? 85 बची थी, पर उसमें रेट कितना आया था? और इसमें रेट क्या आया? और इसमें अच्छा तो अलग ही आएगा आंसर, वो तो अलग ही आएगा। अच्छा गाइस, इन्फ्लेशन का मतलब मालूम है? महंगाई बढ़ती जाती है। तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन बताओ, अगर फीफो मेथड यूज करते हैं तो इसका फीफो अगर मैं मेथड यूज करता हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक का इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट क्या आएगा? आपने जो पहले खरीदा वो पहले बेचा है, तो जेठालाल ने पहले 100 वाला खरीदा, वो 100 वाला बेचा, 200 वाला खरीदा, 200 वाला बेचा, 300 वाला खरीदा, 300 वाला बेचा, 400 वाला खरीदा, 400 वाला बेचा, बट 500 वाला जो खरीदा वो बेचा नहीं। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इफ यू आर यूजिंग फीफो मेथड, योर वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम्स ज़्यादा, क्योंकि जो लास्ट में जो खरीदा था, जो महंगा जेठालाल को पड़ा रहेगा, वो दुकान में नहीं बिका ना, समझा? बट अगर मैं लीफो मेथड यूज करता, ऑब्जेक्टिव में आता, तो आप जेठालाल पहले 500 वाला बेचता, फिर 400 वाला, फिर 300 वाला, तो इन्फ्लेशन के टाइम लीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम आएगी। तूने 500 वाला बेच दिया, फिर 400 वाला बेच दिया, फिर 300 वाला बेच दिया, फिर 200 वाला बेच दिया, कौन सा वाला रह गया? 200 और 100, मतलब 100 वाला रह गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में 100 दिखेगा। तो मैं क्या एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँ कि इन्फ्लेशन होता है, मतलब आपकी इन्फ्लेशन मतलब धीरे धीरे आपकी प्राइसेस बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन में जेठालाल ने जब भी बेचा होगा तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेचा रहेगा। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फीफो मेथड कम्स हायर। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अगर आप डीफो यूज करते जो अलाउड नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट क्या आता है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक की वैल्यूएशन कम आएगी। देखो ये ऑब्जेक्टिव है, और इन्फ्लेशन का मतलब मालूम है, राइट? वैसे डिफ्लेशन भी होता है, बट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, बराबर है कि नहीं? ओके, सो गाइस फाइनली आंसर लिखना मत भूलना, नीचे ये नीचे लिखना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये आंसर नीचे का स्टेटमेंट लिखना भूल जाओगे 1 मार्क चला जाएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च इज 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3080 आया था ना अपना, ये एग्जाम में लिखना जरूरी है, ये एग्जाम में लिखना जरूरी है। सर काय कीधुं न होय तो कई मेथड नहीं करवाना ना, कैसे लोग का कैसे उर्वी दे विल मेंशन द मेथड। चलो अभी एक सम आपको दो फीफो और ये करने के लिए, हाँ वो मॉड्यूल की भी जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। ऊपर का इस हेडिंग स्नेह ऐसा हेडिंग आएगा, श्रीराम मिल्स अगर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन जो भी है, ऊपर का हेडिंग टॉप पे, तो इन दी बुक्स ऑफ कंपनी तो जो भी है, और आपको ऐसे बनाना है ये फॉर्मेट, वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं है। 2-3 चीज़ें मैं इसमें अभी इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस डालने वाला हूँ 2-3 मिनट में, बट ठीक है इतना तो आपको समझ गया होगा। लिफो मेथड एक्चुअली आएगा ही नहीं एग्जाम में, बट प्रैक्टिस करना तो बाद में एंड दी एंड एक सम उसका कर लेंगे लिफो का। हाँ ऑफकोर्स आपके बीकॉम एग्जाम्स में आपको लिफो भी सीखना होता है, नहीं था उसमें लिफो नहीं था, नहीं आया था। ओके ओके, सूर्या को स्केल दिया क्या पीए का? सबको दिया, उसको नहीं देखे, फिर तू क्या यूज़ करेगी? एक्स्ट्रा है, वेरी गुड। चलो ये वाला आपको नीचे बना के दिया है, वही बोला करूँ, बोलूँ क्या करने को?
इधर ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपके बुक में, आपको नीचे बना के दिया है गाइस। डेट वाइज जाना है, ये आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, आप यहाँ पे करोगे। तब तक मैं ना ये आईपैड को तो चार्ज कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिया गाइस, खाली बताओ ना ये ओपनिंग स्टॉक दिया उसको कैसे लिखेंगे। अगर आपको फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक दिया है, सीधा इधर बैलेंस में लिख देने का लास्ट में 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5, तो ये 500 यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो जो भी आप ये पुराना वाला बच जाएगा राइट। तो जब भी आप अभी नया परचेस करोगे तो इसके नीचे लिखने का, तो बस ये ट्राई करोगे एक सम अभी आप लोग। फाइन, चलो मैं तब तक खाली चार्ज कर लेता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 104। एसी बंद, एक एसी ये वाला बंद कर दो ना, पीछे वाला चालू रखोगे चलेगा। मैं खाली चार्ज कर रहा हूँ इसलिए स्क्रीन पे नहीं दिखेगा गाइस। मैं खाली चार्ज कर लेता हूँ उर्वी, तब तक ये वाला सम कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 104 कीजिए ना। सर ये 1 के लिए है भाई। तो ये क्वेश्चन 1 ये सेकंड है। अरे अच्छा काम करो ना, तुम लोगों को तो चेंज करके तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उधर 2 लिख दो। तो फिर उसके लिए वापस बनाना पड़ेगा ना। अरे एक के लिए तो बनाना ही है ना। काम करना, काम कर, उधर जो आंसर 1 लिखा होता है क्या लिख देगी तू 2। एक सेकेंड पहले ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर, लिखा है ना ऊपर वहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिखा है कि नहीं बुक में। नहीं तो काम कर दो रूलिंग करके बना जा। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला फीफो मेथड से करो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए पेज नंबर स्नेहा 105 फॉर्मेट बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, 1 सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लिखा है ऊपर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या फर्स्ट डू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड डू वो लोगों ने लिफो लिखा है, उधर मत सॉल्व करना, तुम लोग तीसरे वाले डब्बे पे करना। पहले फीफो कीजिए फिर वेटेड कीजिए, वेटेड तीसरे वाले में कीजिए, वो लोगों ने 3 फॉर्मेट बना के दिए हैं। ऊपर लिखा है ना हेडिंग फीफो, उसके बाद लिफो, उसके बाद वेटेड। अगर नया नया परचेस करोगे तो पुराना वाले के ऊपर मेंटेन करना और नया वाला ऐड करते जाना। रुक जाओ, क्या मिस्टेक किया बता रहा हूँ। क्या तुम लोग सब लोगों ने एक छोटा छोटा मिस्टेक किया है। ऑफकोर्स तुम लोग लॉजिकली आंसर राइट कर रहे हो। सुनो तुम लोगों ने क्या मिस्टेक की। सबसे पहले मैंने ये देखो ये लिखा, फिर मैंने एक और परचेस किया राइट। कभी परचेस किया था 5 अप्रैल को मैंने परचेस किया था। कितने के परचेस किए थे मैंने 300 यूनिट। कितने में परचेस किए मैंने 6 में, तो 300 इंटू 6 कितने हो जाते हैं। तो जब ये था तो ईयर 1800 था, तो तुम लोग क्या मिस्टेक किया पहले अभी जो तो 5 तारीख को मेरे पास क्या क्या बच गया, ये 100 वाला बच गया प्लस ये 300 वाला बच गया, ऐसे लिखते ना। तुम लोगों ने ये मिस्टेक किया है, ऐसे लिखना चाहिए। आप 300 वाला ऊपर नहीं लिख सकते हो, ये प्रेजेंटेशन ऐसा है, समझा। एंड नाउ 5 तारीख के बाद नेक्स्ट कभी हो रहा है 6 तारीख को आपने 250 बेचे, तो 6 तारीख को ऑफकोर्स वो फिर आपने आंसर बराबर किया है। जब भी आपने 250 बेचे तो सर कौन से बेचे होगे, पहले 100 वाले बेचे होगे और 150 वाले कौन से बेचे होगे 6 वाले। तो कितना हो जाता है ये 150 इंटू 6 कितना हो जाता है, तो बचा कौन सा ये 150 बचे ना ये। तो ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, इसमें मार्क्स मत जाने दो यार। तुम लोग को समझ रहे क्या है ये। जब भी नया परचेस कर रहे हैं तो पहले वाला तो दिखाना पड़ेगा ना। अभी बैलेंस था तो तुम लोग ने इग्नोर किया, वो गलत है ना प्रेजेंटेशन। देख तो रुई पहले 100 वाला थे बैलेंस, इजी इजी बोल के तुम लोगों ने उड़ा दिया इसको। आगे कर ही लेता हूँ चलो। 6 तारीख के बाद क्या हुआ है 8 तारीख को और 500 परचेस किए 7 वाले। तो 8 तारीख को जब आपने परचेस किए, कौन से परचेस किया आपने, सॉरी 500 परचेस किए कितने वाले, तो 500 इंटू 7 कितना होता है 3000। तो वो दिन पे अभी आपके पास क्या बच गया, पुराना 150 वाला भी बचा है और ये 500 नया वाला बचा ना। ऐसे करोगे ना तुम लोग, जो पहले बचा उसको पहले लिखना पड़ेगा ना दिव्या, जो पहले बचा उसको पहले लिखना पड़ेगा।
आप ऐसा नहीं बोलोगे सर मैंने 500 लिख दिया फिर 150 में बेचते समय बराबर कर रहा हूँ, तो आंसर राइट ला रहा है, बट बोलोगे प्रेजेंटेशन भी इसमें ऐसे ही चाहिए, जो पहला वाला है वो पहले ही आएगा। अभी आपने 8 तारीख के बाद क्या किया है, 10 तारीख को 400 बेचा है, तो जब भी आप 10 तारीख को 400 बेचोगे, 400 बेचोगे तो पहले 150 वाले बेचोगे और फिर कौन से वाले बेचोगे, 250 वाले बेचोगे, कितना हो जाएगा 17, तो 250 बच गए, 7 वाले 1750। अभी समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दिख रहा है तुम लोग को, तुम लोग सबने प्रेजेंटेशन की मार दी है, तुम लोग को कॉन्सेप्ट बराबर अप्लाई किया तुम लोगों ने, आंसर राइट ला रहे हो, बट प्रेजेंटेशन गलत कर रहे हो ना। हाँ मतलब वैसे होना चाहिए, जो पहले है उसको पहले लिखने का। फिर 10 तारीख के बाद क्या हो रहा है, सॉरी इधर ही है ना ऊपर, 12 तारीख को और परचेस किए 600 इंटू 8, तो 12 तारीख को आपने और परचेस किए 600 इंटू 8, कितना होता है ये, तो अभी बचा क्या क्या, तो बचा पहले 250 पहले लिखने का, जो पुराना वाला है उसको पहले लिखने का, एंड नाउ जो नया खरीदा 600 इंटू 8, समझ रहा है अभी क्या हो रहा है, एंड नाउ व्हेन यू सेल, 14 तारीख को हमने 500 यूनिट्स बेचे, तो कैसे बेचोगे, ये 250 वाले पहले बेचोगे, फिर 250 वाले 8 वाले बेचोगे, 250 इंटू 8 कितना हो जाएगा, हाँ 2000, और बचा कितना लास्ट में आंसर 350 बचे इंटू 8, कितना होता है, दैट्स योर आंसर। एक बार देखिए भाई जिसने मिस्टेक की है, नहीं लिखा है तो जान दो, खाली लिखो वैल्यूएशन इन्वेंटरी इज दिस यूनिट्स एट द रेट दिस, एज ऑन लिखने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं इधर एक बार लिख देने का नीचे स्टेटमेंट फॉर्म में। हाँ वो ये फिर ठीक है, अभी तो ये तो मैं जानबूझ के ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कि तुम लोग को ना वो याद रहे, मैं ऐसा इसलिए लिखना चलेगा। और गाइस ये 10th में एडमिशन अगर हम कोई कॉलेज में ले लेते हैं और मुझे समझो फिर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है और मैंने वापस सिक्योर करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं वहाँ से, मिलते हैं ना, कोई भी कॉलेज में मिलते हैं ना, लेकिन मिल जाते हैं ना। हाँ अरे सर मैं स्टूडेंट्सથી કન્ફર્મ કર્યું છે, અગર તમને કોઈ કોલેજમાં તમે એડમિશન લઈ લો અને પછી તમને સમજો બીજે ક્યાં મળે, તો પહેલી વાળી કોલેજ તમને ડોક્યુમેન્ટ્સ અને પાછું રિટર્ન કરે છે, થોડું ઝીકઝીક કરે છે પણ તમને મળી જાય છે, તો એમાં કોઈ ટેન્શન નથી। सो ऑफकोर्स लोग अगर कोई कॉलेज में फॉर एग्जांपल मैंने डाला और मेरे को कोई कॉलेज में मिल जाता है और मैं एडमिशन ले लूँ, फिर मुझे लगता है सेकंड लिस्ट में या उसके बाद मुझे अच्छी कॉलेज मिल रही, तो आई कैन विड्रॉ द एडमिशन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलेज। मिटवा जाता आपको नहीं, हमारे में એટલું બધું હતું જ નહીં યાર, આટલું બધું સ્ટ્રિક્ટ હતું જ નહીં। ये ओबीसी क्या होता है, उसमें ज़्यादा चांस होता है ना मिलने का, ओबीसी ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ 2-3% का फर्क मिलता है, 2-3 एससी वालों को बहुत ही है। अच्छा हाँ अच्छा, ओबीसी में कितना फ़र्क पड़ता है, कुछ 4-5%, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा तो गुजराती कोटा और उसमें गुजराती लोग को मिल जाता है, तुम लोग का पास क्या है जनरल तो नहीं मिलेगा सर।
अच्छा गाइस वेटेड अभी ट्राई करोगे? नहीं मेरे को अभी क्या ये एडमिशन वाले पूछने वाला, एक बार आपसे डाउट पूछ लूँ कैसे होता है ये सेम समय भी वेटेड से करोगे वेटेड यहाँ पे सॉल्व करो। वेटेड के लिए नीचे वाला तीसरा वाला डब्बा बना है, वेटेड इसमें करो। चलो तो हमने लोगों ने आईवू मिथिल उर्वी समझा ये कैसे किया फीफो का। वर्षिता तूने क्या मिस्टेक कर दिया था तुझे समझा? मतलब तूने क्या किया वो 100 को लिखा लेकिन तूने डेट जब 5 तारीख को जब लिखेगी तो पुराना जब भी नया परचेस करोगे तो पुराना भी लिखने का नया भी लिखने का। जब भी नया परचेस करोगे पहले पुराना लिखो भले वो बैलेंस भी हो। नीचे थर्ड वाले में लिखो, ये बीच में मत करना, वेटेड करो। चलो वेटेड एवरेज मेथड उसमें हम लोग लिफो करेंगे ना एक सम प्रैक्टिस पे, उसमें लिखा नहीं इधर हेडिंग लिफो दिया ना तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। क्या 3 मेथड्स फीफो वेटेड, एक लिफो करना बाकी है तो उसमें वेटेड एवरेज के लिए टेबल छोटा चाहिए, लिफो के लिए थोड़ा टेबल बड़ा चाहिए। यस वेटेड के लिए भी है ना वो लोगों ने जगह दिया है बना के। बैलेंस है फिर नया परचेस करके तो ऐड हो जाएगा। बैलेंस मतलब ऑलरेडी है। यस तो मतलब अगर वेटेड में क्या है डेट क्या था इसमें मुझे बता दो। फर्स्ट डेट क्या थी बैलेंस का? 1/4 क्या था बैलेंस में, क्या था वेटेड में? ये 500 था। अभी नेक्स्ट परचेस कभी कर रहा है तू? तो जब भी तू परचेस कर रहा है कितने के परचेस कर रहा है? 300 और 6 कितना हो जाएगा? तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करने का सिंपल, जब भी पुराना और ये तो इस दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 400, 500 और 1800 कितना हो जाएगा? और इसको डिवाइड करोगे तो 5.75 2 डिजिट तक आपको लिखना पड़ेगा। अभी समझा? तो जब भी वेटेड में क्या करना है, अगर आपके पास पुराना है, पुराना परचेज या पुराना बैलेंस है तो ऐड कीजिए, क्वांटिटी अमाउंट को ऐड कीजिए। ठीक है ऐसे वेटेड में करेंगे, कर लीजिए। ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं। राउंड ऑफ में गाइस अमाउंट को राउंड ऑफ करोगे चलेगा बट रेट यू विल रिक्वायर टू डू टिल 2 डिजिट्स। ठीक है 2 डिजिट तक आपको रेट में डालना पड़ेगा। अगर 3-4 डिजिट आ रहा है तो आपको 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो। अगर समझ आ रहा है 5.755 आ रहा है 5.755 तो 76 कर देने का 5.76। मुझे मालूम है बहुत बेसिक है, थोड़ा सा मैं वापस चार्ज रख देता हूँ इधर, मान लो मैं चार्ज करना भूल गया था। कर लीजिए, मैं करता हूँ ये एक बार, पहले आप लोग कर लीजिए फिर मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ रेट आएगा तो 2 डिजिट तक करना और अमाउंट आएगा तो राउंड ऑफ कर सकते हो। श्रुति को तो आता ही रहेगा, उसने बहुत प्रैक्टिस की हो गया। क्या करेंगे? अरे अब ना चालू हुआ एक्चुअली मानो 7:30 बजे लेक्चर चालू है मानो। क्या करें सब लोग आ जाए, स्नेहा को हम लोग ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। अब बकरा जो सब, बट आइधर आप माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो तो ओबीसी में अप्लाई कर सकते हो, राइट? दोनों में तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। अच्छा ओबीसी में सर्टिफिकेट लगेगा ना? वो क्या सर्टिफिकेट रहता है? कहाँ सर्टिफिकेट तो रहता है बट घनी बार तो नहीं पूछा कि सरनेम से मालूम पड़ जाता तो नहीं पूछते वो लोग। हाँ तो सर्टिफिकेट कितना मळे बताना। ये तो गुजराती कोटा में अप्लाई क्यों है? गुजराती कोटा में तो कहीं सरनेम से मालूम पड़ जाता है। मुझे नहीं लगता मैंने मेरे सरनेम के लिए मिठीवा में कोई वो दिया था गुजराती कोटा में, मुझे याद नहीं अभी। ऐसे पूरा फर्ज वही तो रहता है पूरा भर के, कुछ लोग तो आते हैं पूरा, ऐसा लगता है क्या चालू है। हाँ
सेकेंड ना गाइस, रुक जाओ। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या किया आपने? चलो 5 तारीख के बाद क्या हुआ है इसमें बताइए तो गाइस। 5 तारीख के बाद क्या किया था इसमें सब में? 6 को सेल किए थे। कितने यूनिट सेल किए थे? तो इसमें बेचते समय तो ऊपर का ही रेट लेके 5.75 कितना आता है मल्टीप्लाई करके? 14। तो इधर 1438 ले लो ना। इधर तो अमाउंट तो राउंड ऑफ कर सकते हो, रेट को राउंड ऑफ 2 डिजिट तक है, अमाउंट को क्यों 0.5 रखो ना। ठीक है, अभी कितना कितना बचा? 150 इंटू 5.75 कितना हो जाएगा? 863 में लिखूंगा। अरे अमाउंट को राउंड ऑफ करो ना, उसमें क्यों पॉइंट रख रहे हो? रेट को 2 डिजिट तक, अमाउंट में क्या है? उसके बाद क्या कर रहे 6 तारीख के बाद? ठीक है, लेकिन ऐसा कितना हो जाएगा? 3000। अभी क्या हो जाएगा मुझे बताइए, क्या करने का? ये 650 हो जाएगा। 3500 प्लस 863 कितना होता है? ए भाई 863 प्लस 6 4363। नया रेट कितना आया? 71 आ रहा है, मतलब 71 ऐसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है? लास्ट ट्रांजेक्शन है क्या? कितने सेल कर रहे हैं? 400 इंटू 6.71 कितना हो जाएगा? बचे कितने? 250। 6.71 वाले बचे कितने बचे? 1678। एक और है क्या? अरे यार 12 तारीख को क्या किया है? कितने? कितना हो जाएगा ये? 850। अमाउंट उसको भी ऐड करो, अमाउंट को अभी डिवाइड करो 7.62। और अभी लास्ट में कितना बचा? क्या किया लास्ट में? कभी 14 को 500 का सेल किया, कितना होता है? 3810। बचा कितना? ओके 266। क्या है, सबको समझा? इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं आएगा। आई थिंक इससे ज़्यादा इजी तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं तुम लोग को 2 महीने में। श्रुति देखो सॉरी है, फाइनल डेस्टिनेशन देखते देखते। अच्छा ऐसा है क्या? 18 प्लस है, 18 प्लस है तो 18 प्लस है तो जा सकते हो। 4D में देखो। एवरीवन ले इधर का 4D और यूएस का बाहर का 4D में मेरे को सुनने में आया कि बहुत डिफरेंस है। क्लियर एवरीवन इन द हाउस? क्लियर? बहुत इजी सम था। क्या ब्रेक? कुछ ब्रेक नहीं है तो गाइस मैं लिफो बाद में करेंगे। चलो भाई एक और एग्जांपल करते हैं। चलो अभी 2 सब मैंने एक्चुअली कर ही लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में फीफो और वेटेड करके बताया, सिंपल एवरेज बाद में। चलो अभी क्या करें, करना तो पड़ेगा ना एग्जाम। हाँ नहीं कुछ ब्रेक नहीं। क्या नहीं है तो करो। एक वर्षिता ही पूरे क्लास में सीरियसली पढ़ती है, और सूर्या और केनिल और तेज कभी कभी। केनिल का कभी सुना है आवाज करते हुए? ए केनिल तारा 300 मार्क आएगा ना, मोड़ा पर फेंक 300 मार्क। आज सन नहीं आया बाहर, लेकिन सूर्य आया।
यूजुअली सन आता है तो सूर्य नहीं आता है, लेकिन आज क्लाउडी है तो सूर्य है। चलो करो, चलो गाइस करिए सब, फीफो कीजिए। ओए, और इसमें डेट वाइज जाना, अरे करना पड़ेगा, ये लास्ट है, ये वाला फिर पार्ट खत्म हो गया, फिर दूसरे पार्ट में जाएंगे ना। 3 सम तो प्रैक्टिस करें ना। चलिए करिए मिथिल। फीफो ने आ करो, वेटेड बोल मार से भाई, ये चालू क्यों ना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फीफो और वेटेड से। क्या फीफो से कुछ आंसर आया? क्या है फीफो से आंसर? क्वांटिटी के साथ आंसर बताना। 47 कितने कितनी क्वांटिटी? 700 स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 47 आंसर इज 32,000 आया। ओके। चेक करते हैं सबका हो जाने का। ये नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है तो फिर? 1000 आ रहा है क्या? और 1000 ही आना चाहिए ना, इतने बेचे 1000 क्वांटिटीज ही आना चाहिए 100%। 1000 ही आना चाहिए एट द रेट ऑफ, बराबर है। देख लो ये तो सिंपल है ना, 2600 में 1600 बेचे तो बचेगा तो 1000 क्वांटिटी, वो तो फाइनेंस से तो बोल सकते हैं, बट कितना? अच्छा ऐसे ऐसे बचा है, तो एट द एंड क्या बचा है, रुक जा मैं देख लेता हूँ। तो 200 वाला बचा है और 800 वाला बचा है, तो राइट 200 वाला कौन कितने वाला बचा है? 60 वाला, और ये 47 वाला, तो कितना है आंसर? 12, और ये सो आई थिंक योर आंसर इज 49, दैट्स योर आंसर। ऐसा आएगा, लास्ट में ये बचेगा। अभी वेटेड से कर लीजिए। ऑफकोर्स क्वांटिटी तो 1000 ही बचेगी, आपको अमाउंट और रेट्स वो अलग आएगा। क्वांटिटी तो तीनों मेथड में सेम ही आता है, अगर हम लिफो भी करते तो भी ऐसे बच जाएगा। हाँ मतलब ये आपका लास्ट वैसा आंसर बचेगा। दैट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज, आप चाहिए तो 200 इतने वाले बच गए एंड 800 इतने वाले बच गए एंड योर आंसर इज दिस। वैसे प्रेजेंटेशन दे देने का 5 मार्क के लिए आएगा, आएगा तो या फीफो का सबका ये आंसर आया। मिथिल उर्वे ऑनलाइन, फिर ये कर लो, फिर ये एक और हम डिस्कस करेंगे। वेटेड में कितना आया? 1000 यूनिट एट द रेट का रेट क्या है लास्ट में? वेटेड में 1000 यूनिट्स एट द रेट क्या है रेट लास्ट में? 50.37, सो इट बिकम्स 50,370। लेट्स सी बाकी लोगों का आ जाने दें। अब एक नई चीज़ आने वाली है जो तुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब तक तो आई थिंक बेसिक था जो हमने किया, इसमें यही सब में मैं एक ट्विस्ट डालने वाला हूँ जो Jan 25 के एग्ज़ाम में आया था। तो ये तो अब तक तो ठीक है, अभी मैं इसमें ट्विस्ट डाल रहा हूँ। आई होप सबने लिख कर दिया होगा ये। So basically first you do FIFO and then at the end you have to write therefore the valuation of inventory as on this is 40, this into this into this and this is the answer, and फिर weighted के अलग अलग से। yes, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट भी अलग अलग है ना, इसके लिए।
हुआ सबका? चलो ये कर लो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ। ये तो अब तक बेसिक था कि प्राइस पेमेंट आपको कॉस्ट दे दी थी, बट ये सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में आता क्या क्या है। अभी जेठालाल ने मोबाइल खरीदा है 400 रुपये में, उसको 400 रुपये के टाइम ट्रैवलिंग का भी खर्चा लगा है, उसको नट्टू काको को सैलरी भी देनी है, उसको मगन को सैलरी भी देनी है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये तो अब तक हमें बोल दिया था कि परचेज इतने पे किया, तो वो भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर एक सम करते हैं। अब तक तो आपको कॉस्ट बना के दी थी कि परचेज कॉस्ट इज दिस, तो अपना हो गया। बट परचेज कॉस्ट डिराइव कैसे होती है? व्हाट ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी टेकन व्हेन यू अराइव एट योर परचेज कॉस्ट। पहले एक बेसिक चीज़ें आपको इसमें बताओगे एकदम लेमैन लैंग्वेज में, इनका हो जाता है। फिर क्या हो गया सूर्या, अटक गया? ये कर रहे हो ना? फीफो का आंसर सबका आया? अभी वेटेड कर रहे हो ना? वेटेड में सिर्फ याद रखो, जब भी नया परचेस करोगे तो ऊपर वाले की क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड, न्यू रेट। whenever you do a purchase, new rate will come into picture, and when you sell, take the rate from closing। तो मैं 15 मिनट जल्दी छोड़ूंगा, गोरे का भागना है आज, FIC वाले आने वाले। तो सही बात है। देखो अभी तो वेदांत बाहर है, तब तक तो ब्रेक ही चल रहा है। तो बैंडेड लेके क्यों घूम रही है? तो चेंज कर देना वो वाला शूज़। देखो अलग चाहिए रहेगा थोड़ा सा। नया खरीदते तभी तो काफ़ी लोगों को बोलता है। हो गया? सो आई आंसर भी आ गया आंसर, चेक कर दो भाई पाचे। ऑफकोर्स मैंने मोबाइल पे बहुत ही बढ़िया सम भेजा है Jan 25 का। अच्छा गाइस, खाली एक बात सुन तो लो, ये सम कर लो, फिर छोटा सा ब्रेक देता हूँ। मैंने क्वेश्चन भेजा है, सब लोग अपना व्हाट्सएप ऑन कीजिए ना। Jan 25 वाला समय, Jan 25 वाला समय, फोन नहीं घुमा है, 5 मार्क के लिए आया था। आपको इनिशियली जो टेबल दिख रहा है तो लग रहा होगा सर ये तो सेम ही सम है। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है ना? फिर हमने परचेजेस किए हैं, फिर आपने सेल किया है, फिर आपने परचेज किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया है। बट सर नीचे ये क्या है? द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। फ्रेट पे कितना खर्चा हुआ है? 300 रुपया हुआ है। मतलब जब भी मैं परचेज करता हूँ मुझे फ्रेट का खर्चा कितना हो रहा है? अनलोडिंग के चार्जेस कितने हो रहे हैं? 150 रुपया। प्लस मेरे को वेयरहाउस रेंट कितना पे करना पड़ रहा है हर महीने, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना पे करना पड़ रहा है हर महीना। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सब छोड़ने को आपको एक जनरल नॉलेज टेस्ट करना। अगर मैं गुड्स परचेस करता हूँ तो मुझे कौन कौन सी कॉस्ट को गुड्स की कॉस्ट के अंदर लेना चाहिए और कौन सी कॉस्ट को गुड्स की कॉस्ट के अंदर नहीं? सिंपल बता दो। अगर 12th स्टैंडर्ड के में एक बताओ, 12th स्टैंडर्ड में एक सिंपल आंसर दे सकता हूँ उसका। बेसिकली नहीं, इंस्टॉलेशन और वो सब नहीं, सिंपल है। अगर गुड्स परचेस करते हैं, देखो 2 अकाउंट बनाते हो आप। कौन से अकाउंट्स बनाते हो 11th और 12th में? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से एक्सपेंसेस प्लस माइनस करते हैं? जो भी ऊपर जो खर्चे होते हैं, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तो ये सब खर्चे हम लोग क्यों ऊपर डाल रहे हैं और बाकी सब नीचे? क्योंकि ऊपर के जो खर्चे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, बट ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सिंपल लैंग्वेज में बताया। अभी ऑफकोर्स यार, अगर मैंने समझो मैंने जेठालाल ने मोबाइल खरीदा, उसका मोबाइल गोदाम में पड़ा है और नट्टू काका को तो सैलरी उसको देती ही जानी है, तो अगर वो भी चीज वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड करेगा तो गुड्स की कॉस्ट कितनी महंगी हो जाएगी। तो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सब में कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कौन कौन से कॉस्ट दी है आपको बताइए? तो आपको क्या लगता है, मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जो फ्रेट है वो कौन सा खर्चा है?
क्या इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होना चाहिए? यस, क्योंकि उसके बिना गुड्स अंदर आ ही नहीं सकता है, फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड के बिना। फिर अनलोडिंग चार्जेस, ऑफ कोर्स अनलोडिंग चार्जेस मतलब गुड्स को उतारना है, वो भी गुड्स को, ऑल द गुड्स आर, ये जैसे खर्चे जिसके बिना गुड्स मेरे गोदाम में पहुंच ही नहीं सकते, तो ये भी मेरे अनलोडिंग चार्जेस जो है ये भी कौन से हो जाएंगे? डायरेक्ट। बट वेयर हाउस रेंट, अरे भाई वेयर हाउस रेंट, अभी आप ही देखिए आपने 12th सन में वेयर हाउस रेंट का एक था, वेयर हाउस रेंट कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे आप बेच नहीं पाए तो क्या गोदाम रेंट वेयर हाउस रेंट तो देना ही है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आपको देना ही है, तो वो दो एक्सपेंसेस को आपको कॉस्ट के अंदर लेना नहीं है, बट ये दोनों को तो लेना है। बट सर लेंगे कैसे? तो काम करते एक वाला परचेज देखते हैं। मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं, अभी आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, मुझे बताओ पहले हमने कभी परचेज किया था, और मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कभी किया? परचेज ऑन व्हाट डेट? नहीं, वो ओपनिंग स्टॉक छोड़ो, परचेज पहला वाली को मैंने परचेज किया है ऑन May 2, 2024। तो मुझे बताओ 300 यूनिट मैंने परचेज किया है इंटू 18, यूजुअली नॉर्मल समझता तो इंटू 18 से मल्टीप्लाई करता, प्लस मेरे को कौन कौन सी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी? फ्रेट का 300 रुपया, प्लस अनलोडिंग का कितना 150, डिवाइड बाय 300 करूंगा तो मुझे पर यूनिट का कॉस्टिंग मिलेगा, दिखाओ तो कितना आ रहा है। तो मेरे को टेबल में ये वाला रेट लेना पड़ेगा, जब मैं टेबल डालूंगा तो परचेस में मैं 18 नहीं डालूंगा, 19.5 डालूंगा। लॉजिक करो ना भाई, पर यूनिट का हम लोग डालते ना, तो आप 18 नॉर्मल सम होता तो हम क्या करते 18 ही लिख देते, बट आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपको दो और कौन सा खर्चा लगा? फ्रेट का खर्चा लगा, उसको भी, और तो वैसे मुझे एक और वर्किंग नोट का आंसर दीजिए, एक और था पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं, उसके बाद आपका सम इजी हो गया। और कौन सा है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑन व्हाट डेट? 16 में। क्या क्या आ जाएगा उसमें 16 में 24 में? 500 यूनिट इंटू कितना है वो तो लेना ही है, प्लस फ्रेट का कितना लगा है तभी भी, और उसमें भी अनलोडिंग का कितना लगा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 500 करिए तो रुपीस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ अभी नॉर्मल सम हो गया, अभी नॉर्मल सम हो गया। तो सर कौन कौन से कॉस्ट लेने के, कौन कौन से कॉस्ट लेने के, उसको हम चर्चा करें, बट मैं आपके लिए पहले लेमैन्स लैंग्वेज में इजी कर देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के सब खर्चे मालूम है तो वो सब लेने हैं, मैं उसके बाद डेफिनेशन दूंगा। अभी ये ना पहली बार ऐसा समय, यूजुअली ना वो नॉर्मल होता, परचेस का रेट दे देते थे। अभी ऑफकोर्स मेरे लिए कॉस्ट क्या है यार, कभी भी इसलिए तो हम लोग दो टाइप के ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। देखो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से बिजनेस को ज्यादा जज किया जाता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे खर्चे जो करने ही पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे अभी भी मैं कम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इतने सारे एम्प्लॉयज है, मेरे को 4 लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखते होगे कि जोमेटो अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करता है, माइक्रोसॉफ्ट अपने ले ऑफ को एम्प्लॉय करता है, क्योंकि उसके जीपी में फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट वो कभी भी वो वाला खर्चा कम नहीं करेगा जिससे क्वालिटी ऑफ गुड्स कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं तो सिंपल करते हैं हम लोग, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स का करेंगे इसके ऊपर हमें सम्स भी करने छोटे छोटे। बोला ना इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में ऑफकोर्स अगर मैं वेदांत मेरा सप्लायर है तो वेदांत मेरे को जितने में दे रहा है वो तो लूंगा ही, प्लस मेरे को इधर से इधर गुड्स आने में जो ट्रैवलिंग का खर्चा, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड लगा, प्लस मुझे कोई लेबर चार्जेस देना पड़ा, उसी को भी तो कॉस्ट में ऐड करूंगा, उसके बिना मेरे गुड्स मेरे गोदाम में नहीं आ सकते। फिर गोदाम में आप हर महीने रेंट देते जाओगे, अरे वो तो अभी ठीक है यार, वो तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मुझे नटू काकू को नहीं रखना है, जेठालाल खुद बिजनेस करेगा तो वो तो चलेगा ना। तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस जानना बहुत जरूरी था आपको। तो इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक में होता है वो हर एक कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है इन ब्रिंगिंग द गुड्स। समझा? तो पहले ये 2 वर्किंग नोट लिखोगे आप लोग। अभी ऑफकोर्स वर्किंग नोट नीचे लिखना होता है, बट पहले वर्किंग नोट लिख दीजिए दोनों। क्लियर है ये? इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और ये आपको दिमाग में खाली ये रखना है, क्या ये दोनों कॉस्ट को इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था? ये मैं लिखा होगा इसमें, नोट्स में है, ऐसा नोट्स है कि ऐसी जो भी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है एंड वही कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है तो उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे। बट अगर ये वाले खर्चे से घंटा फर्क पड़ता है इन्वेंट्री को तो उसको कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। पहले इतना लिख दीजिए।
Jan 25 में ये आया था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5B हाँ 5B हाँ बोल ना कहूँ आ वर्किंग नोट लखिए अभी मैं जब टेबल बनाऊंगा एक से ना देश तो जब वर्किंग नोट बनाओ अभी सम लूँगा तो जब हम रेट पर यूनिट डालते हैं ना परचेस में मल्टीप्लाई करके तो आप यूजुअली किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बट अभी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे हाँ तो ये आपका भी सम मैंने इजी कर दिया समझा हाँ बोलो तेज नॉर्मल वाला मतलब नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में नीचे कौन सा नहीं लिखा है नीचे लिखा है देख दोनों मेथड से करना है चेक कर ओपन कर वो तो कट हो गया क्या अच्छा नीचे एग्जाम में दोनों मेथड से पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज फॉलोज एज पर पी पॉइंट वेटेड बोथ बट आपको रेट मालूम पड़ गया फिर आपका सम इजी हो गया ना बट इसमें हम लोग ने जो रेट्स को नहीं लिया उसके लिए भी नोट लिखना पड़ेगा तो मैं उसके लिए आपको नोट लिखवा था बट इसके बाद पहले आप सम चालू कीजिए फीफो और वेटेड क्लियर है ये पूर्वी मिथिल ये क्लियर है यहाँ पे ये मैंने क्या बताया अभी आपके सम में आप परचेस के जगह जब भी करोगे तो ये ले लेना रेट ठीक है चलो ट्राई करो 2109 वेटेड के हाँ 2190 फीफो करो 2190 तो रिक्शा में आता है तेरे को कितना लगता है कृति तू भी एक बार पकड़ा तो तेरा कवर हो गया इसका फोटो भेज दो तो रेलवे स्टेशन पे ये भी टिकट के बिना थी तू रेलवे स्टेशन पे क्यों देश का नुकसान कर रहे हो फिर जाने दिया इतने सारे टिकट बता दिए तुम लोग को और ऐसे हाथ में तो ये दिखा दो जाने दिया ऐसे बाहर से जाने दिया स्टूडेंट हूँ तुम लोग यूटीएस ऐप से कर लो ना नहीं वो स्टेशन के पास में नहीं लेता है स्टेशन के पास कभी भी नहीं होगा यू हैव टू बी थोड़ा 100-200 मीटर दूर या घर से बुक कर देने का घर से दूर यूटीएस बेस्ट है यार तो भी स्टेशन तो घर से करके जाने का मैं वही तो बोल रहा हूँ वो तो लोग स्टूडेंट थे इसके लिए छोड़ दिया फाइन लिया ट्रेन के अंदर पकड़ा होगा लेकिन प्लेटफॉर्म पे पकड़ा था कि किधर पकड़ा था अच्छा ब्रिज नर्वस हो जाता ना अचानक चलो अरे गाइस एक नोट शेयर कर रहा हूं गाइस एक नोट शेयर कर रहा हूं जो आपको लिखना है गाइस व्हाट्सएप पे एक नोट शेयर किया है वो आपको लिखना है अभी ब्रेक 9:20 तो हो गया तुम लोग आधा घंटा लेक्चर लेट स्टार्ट किया है वो हिसाब से ब्रेक तो मिलना ही नहीं चाहिए अरे क्या मैं मिस कैसे कराऊं गाइस एक नोट लिखवाइए मैंने पहले वो भी लिखना है चलो और इसका वेटेड का आंसर क्या आया 2190 फीफो का है
वेटेड का आ रहा है 2, अच्छा वेटेड भी कर रहा हूँ। हाँ तो 2190 फीफो का है और वेटेड का है 2109। सिर्फ वर्षिता ही पढ़ रही है पूरे क्लास में। सर कर रहे हैं हम लोग भी। थैंक्स। हाँ प्लीज 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर देना आप लोग। गाइस एक नोट शेयर किया है, सम खत्म करने के बाद नोट्स देखिए। मैं वापस बता रहा हूँ, आपका वेटेड एवरेज का आंसर आ रहा है 2109 एंड आपका फीफो का आंसर आया है 2190। सर अभी ब्रेक आ अरे 9:30 हो गया। नहीं अभी छोड़ दो चलेगा फोल्डर से सम के बाद प्लीज सर नोट्स तो लिखो पहले, वो नोट्स लिखो। नोट्स क्या लिखी हुई है? क्या लिखा है मेरे को नोट्स एक्सप्लेन करो तो कोई। मैं लिख रही हूँ जो नहीं लिख रहा तो उसको बोलो चलिए सर इतना बड़ा कौन लिखता है स्टूडेंट, वो भी 3 दे रखा है तो लिखा है ना मैंने जो बताया। गाइस आपने जब राउंड ऑफ किया होगा ना तो 21.09 ना वर्षिता, और ऊपर 18.38 आ रहा था राइट। 375 मतलब 38, पहले 375 था तो 38 हो गया ना वो। वही चलेगा, वो 1-2 रुपए का फिर डिफरेंस आएगा तो चलेगा। वो नोट्स में एक बार को एक्सप्लेन करता हूँ नोट्स क्या लिखी हुई है। लेट्स अंडरस्टैंड द नोट्स। क्या करोगे तुम लोग फिर ब्रेक में? विश्वनाथ सर आ ही गए तो बोलो जल्दी ले ले तुम लोग का लेक्चर। मेरा 5-5 लेक्चर दिन इसलिए रखा है कि तुम लोग आधा घंटा तो हमारा निकल ही जाता है। 3 घंटे में से 2.5 घंटा ही हम लोग करते हैं। चिनू मीनू सम्स। अच्छा तो आज आया भाई सूर्य, अभी आते रहना ये चैप्टर में। इसके बाद हम लोग एनपी और फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। फिर कंपनी अकाउंट्स एंड पोर्शन ओवर। फिर आपके मैथ्स के लेक्चर्स और वो सब चालू रहेगा। सबसे पीछे अकाउंट से तो का 50% के ऊपर हो गया। ये लोग का 354 नीलो का पूरा पोर्शन बाकी है। तुमने भरा क्या? एडमिशन हो गया? वेटेड का और उसका क्या आया बताइए इसको। 2190 अमाउंट। ये भाई फीफो का 2190 है। ओ ठीक है और 2109 वेटेड का 2109। अच्छा मैंने एक नोट्स भेजी है, पहले नोट्स लिखी भेजिए एक बार, देखिए नोट्स क्या भेजिए, क्या लिखिए नोट्स। दे रहा हूँ ब्रेक, पहले मेरे को ये बताइए क्या लिखा है। व्हाट यू मीन बाय डायरेक्टली, व्हाट यू मीन, ए भाई बस व्हाट यू मीन बाय डायरेक्टली attributable cost? Directly attributable costs are those costs which are necessary to bring the inventory into present location and condition। मतलब वो कॉस्ट में इंकर करता ही नहीं तो गोदाम में माल आता ही नहीं। इन शॉर्ट अगर आपके लैंग्वेज में बोलो, जो भी चीज आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो ना वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ऑफ कोर्स आपने वेयर हाउस रेंट और वो सब कौन से इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है, मतलब आप अवॉइड भी कर सकते थे एंड आर नॉट कंसिडर एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नहीं तो भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजुअली कितना बढ़ जाता। अगर डीमार्ट जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में अगर डीमार्ट अपने एसी का खर्चा, रेंट का खर्चा, एम्प्लॉयज का खर्चा डालने बैठेगा तो आपको मैगी फिर 150 रुपये में मिलेगा, 10 रुपये वाला।
समझ रहे हो? इसलिए शार्क टैंक में वो लोग हमेशा ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछते हैं। याद है कभी शार्क टैंक देखा है कि आपके जीपी मार्जिन क्या है? आपका जीपी मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार एनपी नेगेटिव है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो एक बार चल जाता है, बिजनेस सर्वाइव हो जाता है। बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही नेगेटिव है तो बिजनेस के लग गए, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम अभी भी बचा सकते हैं, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बचाना मुश्किल है। नोट्स लिखा? क्या लिखा नोट्स? क्या लिखा नोट्स? मुझे एक्सप्लेन कर। सर ने अभी बोला ना भाई, एग्जैक्टली वही। Unloading and freight. Why it is been added? Because it directly contributes to bringing. Without that, you would not be able to have the inventory. हाँ, लेकिन ये तो मैंने अपनी भाषा में समझा। एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिखेंगे एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड अनएट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान ने एक्सप्लेन किया वैसे क्या एग्जाम में ही लिखोगे? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। भाई सर जाओ सर। चतुर जैसे एग्जाम्पल चाहिए। व्हाट इज मशीन? मतलब भाई अभी भी 15 मिनट बाकी है। नहीं है, हम लोग का लेक्चर हो गया। खुद ही ले लिया। वैसे ही हो जाना है। ठीक है उर्वी, इतना कर लेना। आई होप हम लोग ने ये वाले मेथड के सम कंप्लीट कर दिए। कल ऑफ कोर्स गाइस, कल से बहुत इंपॉर्टेंट सम स्टार्ट हो गया। प्लीज आना। मुझे मालूम है 7:15 के पहले स्टार्ट नहीं होने वाला है, बट आ जाना। चलो चलो मिलते हैं बाद में। चलो थैंक यू।